अंबेडकर, फुले, पेरियार और रोहित वेमुला की क्रांतिकारी शहादत को याद करते हुए अपनी बात को साथी शुरू करता है। जैसा कि अभी संजीव भाई शुरू में ही सारी बात बता दी, हम लोग सब भी हैं, तभी हम लोग यहाँ जुटे। लेकिन कुछ चीज है जिस पे बात हो जानी चाहिए। ये जो शुरुआत की है संजीव भाई ने, ये शुरुआत सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी भागलपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है, पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है, जेएनयू में प्रोटेस्ट हो रहा है, नेहरू विहार में प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आप समझिए कि हम उस दौर में अब नहीं चल रहे हैं कि जहां किसी दलित को मार दिया, किसी दलित बस्ती तक को जला दिया और उसकी कोई खबर नहीं। अब हम उस दौर में आ चुके हैं कि अगर छोटा सा भी कहीं मसला होता है तो हम अलग अलग पॉकेट में इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस सब चीज के बाद हम जो प्रैक्टिकल चीज देखते हैं कि अलग अलग पॉकेट में, अलग अलग जगह पे, छोटे छोटे जगह पे, ब्लॉक स्तर पे स्टूडेंट्स एक साथ मिले, हॉस्टल में करीब जगह जगह लोग अपने हॉस्टल में, घर में मनुष्य ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इस मुद्दे पे भागलपुर में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। ये जो हो रहा है ना, इसका विस्तार करना होगा कि हम लोग अपने अपने स्तर पर स्प्लिट करें, बात को अधिक से अधिक फैलाएं। इससे क्या होगा ना कि देखिए, एक रोहित वेमुला हो गया तो एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ऊना में दलितों की पीठ पर लाठियां बरसी तो एक मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। ये हो रहा है किससे? ये जो छोटे छोटे पॉकेट में दलितों का आंदोलन फैल रहा है, ये कब फैल रहा है? इस स्थिति को आप समझिए कि यह आंदोलन कब फैलना शुरू हुआ। यह आंदोलन तब फैलना शुरू हुआ जब मंडल कमीशन की सिफारिशों का अंश भर लागू हुआ हिस्सा और हमारे लोग पढ़ने लगे, लिखने लगे और समाज की मुख्य धारा में आने लगे, तब जो है इन आंदोलनों का विस्तार होने लगा। तो जब उनको तो समझ है ना, जो हमसे डरते हैं उनको समझ है कि क्यों डरना चाहिए हमसे। हमको डरना चाहिए कि कोई ओम सुधा पीएचडी ना कर दे, उनको डरना चाहिए कि डॉक्टर कुछ जो है जेएनयू से पीएचडी कैसे करेगा। उनको डर है कि दिलीप मंडल क्यों सोशल साइट पे लिख रहा है, उनको डर है कि आप यहाँ की तस्वीरें डाल रहे हैं, उनको डर है। तो ये डर कहाँ से पैदा हुआ? उनको डर पैदा हुआ आपकी पढ़ाई से, उनको डर पैदा हुआ हमारे कलम पकड़ने से। ये वो लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं, ये वो लोग हैं जो किसी के सगे नहीं है। ये सब के सब हमारे कलम पकड़ने से डरते हैं और उनका डर जाहिर ऐसे मौका पर होता है जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति दलित विद्यार्थियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, गरीब विद्यार्थियों को निष्कासित करता है। ये उनका डर है। असल में ये डर रहे हैं और मैं इसको जीत समझता हूँ। ये असल में हमारी जीत है कि हमारे कलम से अब वो डरने लगे। लेकिन अगर उनको लगता हो कि हमारे हाथ से उन्होंने कलम छीन ली है तो उनको पता नहीं है, हम अपने उंगली को खून में अब भिगो कर लिखेंगे, लेकिन अब लिखेंगे। हमको लिखना आ गया है। आप नहीं लिखने देंगे, हमको विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाने देंगे। हम फेसबुक पर लिखेंगे, ट्विटर पे लिखेंगे, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, कागज में लिख के ऐसे ही खड़े हो जाएंगे चौक चौराहे पर। हमको अब लिखना आ रहा है। लेकिन जो लोग हमको लिखने से वंचित करना चाहते हैं, उनका उंगली भी तोड़ने का समय है, उनका बांह भी मरोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब कोई भी, दुनिया की कोई भी लड़ाई आज तक सॉफ्ट नहीं हुई। लड़ाई जब भी होता है ना, संघर्ष होता है। किसी सेनापति को देखें क्या कि एकदम सूटेड बूटेड कोट पैंट में लौटा हो? सेनापति जब लड़के लौटता है ना तो वो खून से लथपथ होता है। तो ये जो संघर्ष है ना, अब रगड़ा रगड़ी वाला संघर्ष है, हाथम पाई होगा, संघर्ष होगा हर तरह के संघर्ष के लिए अब हमें खुद भी तैयार होने की जरूरत है। और हमारे लोग जो इस समाज में फैले हुए हैं, जिनको समझ है, उनको तैयार करने की जरूरत है। और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है कि संघर्ष अब सॉफ्ट नहीं होने वाला है। अब घर में बैठ के हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि न केवल हम खुद के साथ बेईमानी करेंगे। अगर आज हम चुप हो गए तो ये सिर्फ खुद के साथ बेईमानी नहीं होगी, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ जो है उनके साथ बेईमानी होगी। कल आपके बच्चे के साथ भी यही होगा भेदभाव। जिस भेदभाव को आपके पिछले वंशज झेलते रहे, जिस भेदभाव को आप झेलते रहे,
जिस भेदभाव के आपके भाई भतीजा सब लोग झेल रहा है। अब भेदभाव वो नहीं रहा कि जो है किसी से सवा लग्धा छुआ गया, हड्डी छुआ गया। अब वो भेदभाव नहीं होता है। अब भेदभाव का तरीका बदल गया। अब वो आपको जुडिशियरी में नहीं आने देंगे। एक भी दलित आदिवासी जो है जज नहीं है इसमें। अब बताइए, इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो न्यायिक व्यवस्था में नहीं है, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि किसी दलित पिछड़े का मुकदमा किसी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किसी न्यायालय में जाएगा तो हमारे साथ न्याय होगा। आप देखिए तमाम कार्यालयों में कौन लोग भरे हुए हैं? क्या हमारे लोग हैं? इस देश की बहुसंख्यक आबादी उन सरकारी कार्यालयों के शीर्ष पदों पर है? नहीं है। तो वहाँ हमारे साथ ठीक ठाक कैसे होगा? पूरे देश में जितने भी विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है उसके पैनल में कौन लोग? उसके पैनल में आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं? नहीं है, नहीं है। इसलिए हमारे साथ भेदभाव होगा। और जेएनयू के जो हमारे 15 साथी जिनको निष्कासित किया गया वो भी इसी लड़ाई को लड़ रहे थे कि हमारे समाज से आने वाले भाई, इस देश की बहुसंख्यक आबादी पीटी क्वालिफाई करती है, मेंस क्वालिफाई करती है, मेहनत करके जाते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, किताबें लिखते हैं, पत्रिकाओं में लिखते हैं, अखबारों में आलेख लिखते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है तो फिर वो उनको ही जगह देते हैं जो उनकी जाति का। और कौन लोग ऐसे उन जगह पे शीर्ष पर बैठे हुए हम लोग सब वाकिफ हैं। इसलिए साथियों, इस संघर्ष की महत्ता और बढ़ जाती है। विरोध अब करना पड़ेगा, विरोध करना सीखिए, विरोध बढ़ाइए। एक और मुद्दा जो अभी आप लोगों से कहना चाहते थे, आप लोग सब सोशल साइट पे एक्टिव हैं। देखिए, दो तरह से फुटबॉल का खेल खेला जाता है। पहला जो खेल होता है, हम डिफेंसिव होते हैं। डिफेंसिव होते हैं कि हमारे कोर्ट में बॉल नहीं चला जाए तो हम अपने ही कोर्ट में दौड़ धूप लगाते रहते हैं। और दूसरा तरीका होता है ऑफेंसिव खेलने का। अब जो समय है ये डिफेंसिव खेलने का नहीं है। हम इस देश में अब 85% से 95% हमारी आबादी हो गई। अब हम ऑफेंसिव खेलेंगे। अब हम अपना 50% आरक्षण नहीं बचाने जा रहे हैं, अब हम 95% की मांग करने जा रहे हैं। तो यह कब होगा? जब जाति जनगणना का सवाल सामने आएगा, जब जाति जनगणना को हम लोग केंद्रीय प्रश्न बना पाएंगे। कहने का यह मतलब है हमारा कि समझना यह करेगा कि ये कोई हमारा नहीं है, चाहे सामाजिक न्याय का अब देखिए, मुलायम जी जो है उनके साथ, मोदी जी के साथ गलबैयां कर रहे हैं। नीतीश जी की नजदीकी संघ के साथ बढ़ती जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि 2019 में संघ के उम्मीदवार होंगे नीतीश। अब बताइए, यह तो समझना पड़ेगा ना कि कोई हमारा नहीं है। यह समझने का समय पक्का पक्की आ गया है। और कोई हमारा नहीं है तो हमारा कौन होगा? हमारा होगा आप, हम जैसों के बीच से जो निकलेगा, जो ईमानदार नेता नेतृत्व देगा वो हमारा होगा। वो रामविलास पासवान, उदित राज, रामदास अठावले ऐसे नेता हमारे नहीं होंगे। ये तो दलितों की दलाली करके सत्ता पर बैठे। कोई ऐसे, वह दिन अब बहुत दूर नहीं रह गया है जब ऐसे दलाल नेताओं को जनता लप्पर थप्पर करेगी। इस देश के दलित अब उब गए हैं। बताइए, रोहित वेमुला कांड हो गया, कहाँ थे दलितों का हितैषी बनने वाले रामविलास पासवान, उदित राज, रामदास अठावले जैसे नेता जो दलित कोटा से चुनकर संसद में जाते हैं? कहाँ थे ये लोग? बताइए, अभी 15 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। सामाजिक न्याय का ढोंग धरते हैं नीतीश जी, क्यों नहीं जुबान खोलने हैं? क्यों नहीं जाकर उनके साथ धरने पर बैठते हैं? कहाँ गए रामविलास पासवान जो दलित जपते रहते हैं और दलितों की दलाली करते रहते हैं? तो हम लोगों को अपने संघर्ष को तेज करने के साथ साथ समाज में यह मैसेज भी देना होगा, ये दलाल लोग हैं, इनको पहचानना भी होगा। और बिना किसी मोह माया के, अगर आप सचमुच अम्बेडकर फुले की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप सचमुच चाहते हैं यह जो देश है, भारत जो है, समग्रता में भारत बने, तब ऐसे दलालों को भी पड़ताल करनी होगी। क्योंकि अब देश बनने का वो बदल गया है, परिभाषा देश की बदल गई है। अब देश नारों से बनता है, झंडों से बनता है, धर्म से बनता है। तो इस भ्रम को भी तोड़ना है, हमें यह भी समाज में स्थापित करना होगा। हमें लेकर जानी होगी अपनी बात कि दुनिया का कोई भी देश झंडा, बैनर, पोस्टर और नारों से नहीं बनता है भाई। धर्म देश नहीं होता है। देश बनता है देश में रह रहे लोगों से, और इस देश में
दलितों का 70 साल के बाद भी उत्पीड़न हो रहा है। इस देश में आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। औरतों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। पिछड़ों को, दलितों को उनका हक नहीं मिल रहा है। यह देश किसका है? इस देश में अभी देखिए, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, नौकरियों का क्या हुआ? सरकारी नौकरी है कि आप सब लोग विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तैयारी। कहाँ है क्या सरकारी नौकरी? हम उलझ जाते हैं, गाय चाय इस पे उलझे हुए हैं, भारत माता की जय इसमें हमको उलझा दिया गया। लेकिन नौकरी का सवाल कहाँ गया? किस दिन हम पूछने लगेंगे कि हमको नौकरी कब मिलेगी? नौकरी का सवाल सबसे बुनियादी सवाल है हमारे लिए। रोजगार के अवसर हर दिन कम होते जा रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। अंग्रेजी में कई स्किल इंडिया, यह इंडिया वह इंडिया, काहे का इंडिया भाई? नौकरी है ही नहीं। अब बताइए नौकरियां कहाँ बढ़ी? हमें नौकरी चाहिए, सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो, किसी की भी सत्ता हो, सरकार हो, कोई भी हो, हमें नौकरी चाहिए। यह देश लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाला देश है। हमें इस देश में सब कुछ सस्ता चाहिए। हमें रेल सस्ता चाहिए, हमें बस सस्ता चाहिए, हमको कम टैक्स लगना चाहिए, हमको ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह लोक कल्याणकारी अवधारणा वाला देश है, कोई पूंजीवादी देश नहीं है कि हर कुछ में टैक्स बढ़ा दिए, कीमत बढ़ा दिए। साथियों, ये तमाम सवाल हैं, इस सब से गुजरना पड़ेगा। अभी साथियों से चर्चा कर रहे थे, जब आप ये बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे कहाँ फंस रहे हो यार, क्यों राजनीति करते हो? ये सब तो राजनीति अच्छी गंदी बात है, राजनीति मत करो। एक पूरा समुदाय देश भर में काम कर रहा है जो कहेगा कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है। कैसे गंदी चीज है भाई? राजनीति ही तो सब कुछ तय कर रही है। वो राजनीति ही तो है जिसकी वजह से हमको नौकरी नहीं मिल रही है। वो राजनीति ही तो है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है। वो राजनीति ही तो है जिसके तहत ऐसा कुलपति दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों को आज सड़कों पर धकेल दिया विश्वविद्यालय से बाहर करके। हमारा चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ तो राजनीति ही तय कर रही है। हम कैसे राजनीति से नफरत करें? ये कौन लोग है, पहचानिए होगा और समाज में हम मैसेज लेके जाना होगा कि राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है। राजनीति बहुत अच्छी चीज है। राजनीति राष्ट्र को बनाती है, राजनीति समाज को बनाती है। और ये पूरी जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसमें राजनीति की अहम भूमिका है। डॉक्टर अंबेडकर क्या करते थे? राजनीति करते थे। भगत सिंह क्या करते थे? राजनीति करते थे। चंद्रशेखर आजाद क्या करते थे? राजनीति करते थे। पंडित नेहरू क्या करते थे? राजनीति करते थे। अभी देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति ही तो है। और राजनीति से हमको जो तो लोग दूर कर रहे हैं, वो असल में चाहते हैं कि राजनीति की मलाई खाएं। आप भाई दूर रहो राजनीति से, हमको करने दो राजनीति। तुम मत दूर, राजनीति गंदी चीज है, तुम दूर रहो, हमको करने दो। मतलब हमारी चेतना को कुंद कर देना चाहते हैं। हमारी चेतना कुंद हो जाएगी तो फिर वो मजे करेंगे ना। आप करने लगे राजनीति, आप समझने लगे राजनीति, फिर आप उनकी चोरी भी समझेंगे ना। तुष्टीकरण, अब एक शब्द आ गया तुष्टीकरण, नहीं समझ रहे हैं क्योंकि राजनीति नहीं समझते हैं। तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति की जाए और जम के राजनीति करिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम।